नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी की सभी एग्जाम तथा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो का सीरीज चलाई जा रही है, उसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये आपका 14वां वीडियो है, क्योंकि ये क्लास 1 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी और पर डे आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ जो है पेड रखा गया है दोस्तों, है ना। इसके लिए आपको एक मामूली सा रकम 25 रुपये चुकाने हैं। इस 25 रुपये के अंदर आपको इस ऐसी 57 क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, जो आप क्लास वॉच कर रहे हैं ये 57 टाइम आएगी आपके लिए, और ये 57 क्लास की पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट वाली आपको मात्र 25 रुपये में मिलेंगे। बाद बाकी जो भी हम एनालिसिस वगैरह करवाते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए तो लीजिए, वरना निःशुल्क वाला भी बहुत सारा अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर ये बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको वहां से बता दिया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन व्हिच ईयर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अ साइंटिफिक ऑटोनोमियस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था भाई? किसको? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को। तो ये 2003 में इस्टेब्लिश हुए थे। ये जो अधिनियम बना था 1 साल पहले ही बन गए थे, 2002 में बन गए थे, लेकिन बसाए गए 2003 में। और इन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सी अचलेंद्र रेड्डी है। कौन है? सी अचलेंद्र रेड्डी है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी जो है अभी एग्जाम में धूम मचाया है ना। पिछले दिन आईसीआर में दो 3 बार पूछ दिया गया क्वेश्चन, है ना। तो ये 2005 में जो है बसाया गया था। ये कहाँ पे है मुख्यालय इसका? दिल्ली के अंदर है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक और इंपॉर्टेंट संस्था है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं, ये है आपका जी डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को होती है। और इत्तेफाक से आज जो है आपका चंद्रयान लॉन्च हो रहे हैं। पूरे देश की नज़र है वो चंद्रयान लॉन्च होने पे। कहा जा रहा है कि इस बार जो है काफ़ी सुदृढ़ ढंग से जो है इसे डिजाइन किया गया है। जो पिछली बार हमने गलती किया था उसे नहीं दोहराया जाएगा। अब देखिए क्या होती है ना। इसके अलावा डीआरडीओ के जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं ये समीर बी कामत साहब हैं, जो पिछले साल जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए थे। ये बातों बात में जो है एग्जाम में छप जाती है भाई, ध्यान रखें, है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है 2005 में मुख्यालय दिल्ली में की गई थी, है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात आया कि प्रधानमंत्री और किस किस संस्था के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और कहीं के अध्यक्ष होते हैं क्या, है ना। तो प्रधानमंत्री जो भी भारत में परमाणुविक कार्यक्रम होता है उनके चीफ माने जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हैं, है ना। और लोकसभा में स्पीकर कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना गया एक आदमी होता है, जिसे सब आदमी चुनते हैं, वो स्पीकर बनता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा के स्पीकर की बात आ गई है तो 2 बात हमेशा याद रखें। स्पीकर ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग जो बुलाते हैं आपका आर्टिकल 108 के थ्रू राष्ट्रपति, तो इसकी अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो आपका स्पीकर संभालते हैं, लेकिन बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मार्च 2023 के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है भैया? जो फरवरी जो है 2023 है उसमें काफी सारे जो है राज्यपाल वगैरह के पद में जो है छेड़छाड़ किए गए, इधर उधर मैंने ट्रांसफर किए गए। तो यहाँ पे ये जो है राज्यपाल वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और उपराज्यपाल की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये तो नहीं उठ रहा है भाई कि मैं एमपी से हूं तो एमपी में उपराज्यपाल क्यों नहीं है भैया। तो भैया जो यूटी होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसी में आपका उपराज्यपाल या फिर प्रशासक वाली पोस्ट होती है ना। दोनों सेम ही है, नाम जो है वहां पे इस नाम से पुकारे जाते हैं। बस जस्ट इतना समझिए कि भाई वहां पे जो है इन्हें प्रशासक कहा जाता है और यहाँ पे उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे आप जर्मनी के अंदर चले जाएंगे तो जर्मनी के अंदर चांसलर कहा जाता है ना, लाइक प्रधानमंत्री, है ना। तो भैया तो ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एज ऑफ मार्च
2023। तो भैया ये BD मिश्रा साहब हैं, पहले पूर्व में थे, है ना, अब जो है आगे हैं लद्दाख में। अब देखिए आपके सामने यूटी के जो वर्तमान में प्रशासक और उपराज्यपाल हैं उनके लिस्ट हैं। देखिए यहाँ पर भी उपराज्यपाल भाई प्रशासक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन है, एडमिरल DK जोशी साहब। चंडीगढ़ के कौन है, बनवारी लाल पुरोहित साहब। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव जो मर्ज कर दिया गया, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश आज एक और ज्यादा होता हमारे पास, है ना, लेकिन इन्हें मर्ज किया गया है ना, और इन्हें दमन नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो भाई ये जो है प्रफुल्ल पटेल हैं प्रशासक। दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरू, है ना, आपका जो है क्या है, केजरीवाल साहब, है ना, आम आदमी पार्टी से, है ना, ये तो CM है दिल्ली के। और विनय कुमार सक्सेना साहब जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ के उपराज्यपाल काफी इंपोर्टेंट की पोस्ट है और काफी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर के मनोज सिन्हा एज इट इज हैं। लद्दाख के BD मिश्रा साहब है, ये माथुर साहब का स्थान लिए हैं। लक्षद्वीप के अतिरिक्त प्रभार में प्रफुल्ल पटेल साहब ही हैं। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी और जो उपराज्यपाल हैं ये आपका T सौंदरराजन हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राज्यसभा के अंदर कौन कौन से यूटी का जो है आपका प्रतिनिधि है, तो आप क्या बताओगे? तो एक तो आपको दिल्ली बताना है, एक पुदुचेरी बताना है और एक जम्मू कश्मीर बताना है, ठीक है। इनके प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के अंदर जा सकते हैं। इनके अलावा 2022 में 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से वह 3 राज्य कौन सा है? 3 states celebrate their 15th foundation day in 2022, which of the following are those 3 states? तो भैया ये मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जो है वो 3 स्टेट हैं जो 2022 में अपनी 50वां स्थापना दिवस मनाए हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। इनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 में। 2 साल के बाद इसी प्रकार का क्वेश्चन सिक्किम भी क्रिएट करवाएगा कि हाल ही में कौन सा देश जो है अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो सिक्किम होगा, क्योंकि 1975 में बना था ना। तो 2024 में शायद 2024 में हो जाएगा, नहीं 25 में होगा जी, नहीं 24 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 साल हो जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाने वाली कुछ भारतीय राज्य हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ये सभी के सभी की जो स्थापना हुई ये आपका 1 नवंबर को ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई दफा उठ सकती है कि निम्नलिखित में से 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपना जो है स्थापना दिवस नहीं मनाता है या मनाता है ना। 1 मई को जो है पंजाब और हरियाणा मजदूर दिवस के दिन जो है आपका अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 1960 में जो है एक दूसरे से अलग हुए थे, है ना। महाराष्ट्र को आर्टिकल 371 के तहत कुछ मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है। वहीं पे नागालैंड को 371A के तहत कुछ मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है। ये क्वेश्चन जैसे ही विशेष अधिकार वाला है तो ये क्वेश्चन भी विशेष है और ये 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 2 करोड़ बार 1वां बार जो है आपके एग्जाम में हो सकते हैं जब आप दोगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। 371A जो है ये नागालैंड के जो है मतलब अगुवाई में है और 371 जो है महाराष्ट्र के समर्थन में है, ठीक है। इसके अलावा GST बिल में कितने स्लैब में वर्गीकृत है? इन हाउ मेनी स्लैब्स इन द GST बिल क्लासिफाइड? भैया भारत के अंदर GST बिल जो है अभी वर्तमान में 4 स्लैब रखे गए हैं। इसके 5%, 12%, 18% और 28%। जो मैक्सिमम लिमिट है अभी 28% है। 28% अगर आप लॉटरी वगैरह जीतते हो तो इस पर 28% की GST लगाई जाएगी। भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। GST सबसे पहले लगाया गया था आपका भारतीय राज्य असम के अंदर, है ना। इसके अलावा GST का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होते हैं। GST परिषद से संबंधित जो आर्टिकल है 279A है, 279A आर्टिकल को कौन हैंडल करता है, यानी इसके अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री हैंडल करते हैं, जो वर्तमान में कौन होंगे? निर्मला सीतारमण होंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर, है ना, जो आपका इन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी नॉमिनेटेड एट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो भैया ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस राज्य से ताल्लुक रखती हैं? तो ये आपका जो है तमिलनाडु के से ताल्लुक रखती है, तमिलनाडु के मदुरई से। और जो एम सुब्बा लक्ष्मी है ना, ये गायकी से संबंधित थी। एम सुब्बा लक्ष्मी कर्नाटक संगीत से, तो ये भी आपका तंजौर तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखती थी। और तंजौर में क्या, ये सॉरी मदुरई से। और तंजौर तमिलनाडु में क्या है?
बृहदेश्वर मंदिर है या राजराजेश्वर मंदिर है जिसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया है? ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में हिट करती है। रुक्मिणी देवी को 1956 में पद्म भूषण से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। रुक्मिणी देवी को 1957 में संगीत नाटक और 1967 में संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड मिला था। फेलोशिप जो होता है ना, बड़ा रकम होता है इस अवार्ड में, है ना, और एक सिंपल वाला होता है। इसके अलावा बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैत्य इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? तो भाई प्रार्थना कक्ष जो होते हैं, जिसे हम जहाँ पे इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उसे स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के यादगार स्वरूप जो अवशेषों को सुरक्षित या संजोए रखने की जो जगह होती है उसे, माफ कीजिएगा, उसे स्तूप कहते हैं। जहाँ पे आपको सब कुछ संजो के रखते हैं ना, उसे स्तूप कहते हैं। लेकिन चैत्य जो होता है ना, ये प्रार्थना कक्ष होता है, पूजा करने वाला, उल्टा बोला गया था। स्तूप जो है ये आपका स्तूप मतलब जो भी यादगारी के रूप में या फिर कोई अवशेष वगैरह को संरक्षित कर रखा जाता है तो उसे स्तूप कहा जाता है ना। और जो प्रार्थना कक्ष है उसे आप चैत्य मंडप कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख स्तूप जो है जो सारनाथ में है, आपका धमेक स्तूप भी है उत्तर प्रदेश में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, पिपराहवा स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। केसरिया बौद्ध मठ ये बिहार में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, रूमटेक मठ ये आपका जो है सिक्किम के अंदर है, रूमटेक मठ, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा FIH 2023 आयोजित में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का मस्कट क्या था? मस्कट मीन्स लोगो शुभंकर। व्हाट वाज द मस्कट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, है ना। तो भैया ये कौन है? ओली किसके नाम पे रखा गया है? तो ओलिव रिडले कछुआ के नाम पे। ये कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर पाया जाता है ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह। कौन था? हरमनप्रीत सिंह। इस वर्ल्ड कप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 16 देशों ने। आपको अगर कोई पूछे भारत किस ग्रुप में था तो भारत D ग्रुप में था, ठीक है। विजेता कौन रहा था? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा था? बेल्जियम। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर के आपका जो है कलिंगा स्टेडियम में। अब बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला, ये दोनों जगह में करवाए गए थे हॉकी वर्ल्ड कप 2023। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से निम्नलिखित में से कौन कौन से मंत्रालय संबंधित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इज रिलेटेड टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हरियाणा से चालू किया गया था 2015 में। तो इसमें निम्नलिखित मिनिस्ट्री का जो है योगदान है: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये तीनों जो है मंत्रालय ये आपका जो है योगदान मतलब सहायता करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा से हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना आपने नाम सुना होगा, जो आपका डाकघर में बैंक बचत खाता खुलती है बेटियों के नाम से, जो 250 रुपया मिनिमम रखा गया है, कम से कम आप महीना 250 रुपया जमा कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इन्हीं का एक जो है अंग के रूप में चालू किया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी है वर्टेब्रेट का उदाहरण नहीं है? भैया उदाहरण नहीं है पूछा गया है। वर्टेब्रेट पहचानने का दो तरीके हैं। एक तो इनमें आपका लीवर होते हैं जो वर्टेब्रेट होते हैं, एक आपका जो है ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये आपका होना जरूरी है वर्टेब्रेट के अंदर, ठीक है। तो इनमें नहीं है मेरुदंड, वो जो है आपका वर्टेब्रेट नहीं है। तो आप ऑप्शन से भी छांट लेंगे, लेकिन इसके लिए डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्टेब्रेट? तो भाई घोंगा जो है स्नेल जो है ये वर्टेब्रेट नहीं है। घोंगा किस श्रेणी में आ जाएंगे? तो घोंगा अपने आप में जी मोलस्का प्राणी में आ जाता है। मोलस्का का मैंने क्या बताया है कि जिसके ऊपर जो कवच लगी होती है, जो इस प्रकार के कवच में छुपे हुए होते हैं, ये आपका क्या है? मोलस्का है। जैसे घोंगा, डोका, ऑक्टोपस भी मोलस्का है भाई, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कशेरुकी प्राणी वह प्राणी है जिसमें मेरुदंड विद्यमान रहते हैं, जैसे स्तनधारी, जैसे हम और आप, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मत्स्य, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपका कशेरुकी प्राणी होते हैं। भाई जो मछली होते हैं ना उसमें मेरुदंड होते हैं। आप रेहू मछली खाइए, उसके बीच वाला जो कांटा रहता है लंबा वाला, है ना। इसके अलावा अकशेरुकी प्राणी वैसे प्राणी को कहते हैं जिसमें मेरुदंड का अभाव होता है, जैसे कीट, केकड़ा, झींगा, ऑक्टोपस, घोंगा,
तो है ना, तो ये सब अकशेरुकी है, इनवर्टेब्रेट है। देखिए ऑक्टोपस और घोंगा ये दोनों मोलस्का में आ जाएंगे। आपका जो है कीट और केकड़ा ये दोनों के दोनों जो है आपके किस में आ जाएंगे, तो ये आपका ऑर्थोपोडा में आ जाएगा जी, है ना। जो भी कीट पतंग है ना, तितली वगैरह, ये सब ऑर्थोपोडा में आ जाता है। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डेस्टिनी? तो भाई महापद्म नंद ये संस्थापक थे। नंद वंश की स्थापना कब होती है? 344 से 345 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। तत्पश्चात 323-322 ईसा पूर्व में धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यहाँ से एक क्वेश्चन और राइज होता है कि भाई मौर्य वंश की स्थापना की तो कब हुई, तो आपको सेम आंसर देना है 323 या 322 BC, है ना। अब भाई दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, डिफिनिट ये बात है, ठीक है। इसके अलावा नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। इसके अलावा जो नंद वंश के समय भाषा प्रचलित थी ये आपका संस्कृत थी, प्राकृत थी, और आप मगधी भाषा भी लिख सकते हो। उस समय मगधी भाषा भी चलती थी, आज भी चलती है उस रीजन में थोड़ा बहुत। इसके अलावा राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, यह अनुच्छेद किसमें दिया गया है? व्हिच आर्टिकल स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, माने अंतर विभेद करना, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो भाई आर्टिकल 15 के थ्रू कहा गया है कि कोई भी इनमें से किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना की, देखिएगा, है ना, मैंने देखा है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है, जो आपके फंडामेंटल राइट में आएंगे। ये आर्टिकल 15 भी फंडामेंटल राइट में है, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 बलात्श्रम या मानव तस्करी पे रोक है, और 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र अगर आपका है तो आपको कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है ये निजता का अधिकार है, और आर्टिकल 21 का ये मैंने बताया है कि शिक्षा से संबंधित है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, जिसे 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार लिखा भी है। अनुच्छेद 20 और 22 सजा आदि के मामले में छूट है। 25 से लेकर 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें 27 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है। 27 आर्टिकल आपका क्या कहता है कि आपको जो है टैक्स के लिए जो है फोर्स नहीं किया जाएगा अगर आप धर्म के मामले पे कोई खर्च करते हो, ठीक है। और 28 आपका कहता है कि कोई भी सरकार द्वारा पोषित जो शिक्षण संस्थान है वहां पे कोई भी धार्मिक विषय की शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं तो आए दिन मार होगी, है ना। तो ये भाई ये सब जो है आपके फंडामेंटल राइट में है। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है, जो SC वर्ग और ST वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनके जो है हेल्थ से संबंधित है। इनके अलावा अनुच्छेद 32 जो है ये संविधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान के आत्मा कहे हैं। नाइट्रोमीथेन का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन? तो नाइट्रोमीथेन CH3NO2 होता है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। NaHCO3 होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे धोने वाला सोडा कहते हैं। देखिए यहाँ पे बाई शब्द नहीं लगा है, अगर बाई लगता है तो खाने वाला होता है, बाई मतलब खाई, है ना, और बाई नहीं रहता है तो धोने वाला, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट खाली रहेगा तो धोवन सोडा Na2CO3, अब बाई लगा रहेगा ना तो खाने वाला बेकिंग सोडा, और बाई लगा रहेगा तो H बीच में घुसेड़ जाता है, NaHCO3 हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भाई रसायन का राजा कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, है ना, सिरका, है ना। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl को जब मिला देंगे आप तो इससे ही आपका जो है एक्वारेजिया बनता है 3:1 के अनुपात में। एक्वारेजिया को हम हिंदी में अम्लराज कहते हैं, जिसमें सोना जो है AU जो है औरम जो है घुल जाती है। इसके अलावा CaOCl का हॉल ट्वाइस ये विरंजक चूर्ण है, इसको रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसके अलावा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? व्हाट टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन? तो भाई जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना उससे पर्दे पे न आप जो है नहीं उतार सकते हो। आभासी मतलब काल्पनिक दाता, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे उतार सकते हो, जो रियल इमेज होते हैं उसे आप पर्दे पे उतार सकते हो। मानव नेत्र पे, यानी मानव नेत्र की सबसे पहले प्रतिमा कहाँ पे बनती है? तो रेटिना में, जो
जो कलुआ वाला भाग है ना आंख के अंदर, है ना, आप किसी को देखिए तो दूसरे आदमी का प्रतिमा आपके आंख में और उनके आंख में आपका प्रतिमा बनेगा, ठीक है। तो ये जो रेटिना है यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है भाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मानव नेत्र पे वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्रिएट होता है। अवतल दर्पण में जो आपका रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज दोनों बन सकता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण है इसमें सिर्फ आपका इमेजिनरी इमेज ही बनता है। अवतल दर्पण में भाई साहब कई प्रकार के जो है आपके ये बन जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये होता है, फोकस होता है, यहाँ पे अनंत होता है। तो ये कंडीशन तय करता है कि आप वस्तु को कहाँ रखते हैं। तो एक स्थिति ऐसा आता है कि प्रतिबिंब इस साइड बन जाता है, तो एक बार काल्पनिक भी बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला मतलब प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द रोड अहेड? तो द रोड अहेड के लेखक बिल गेट्स है ना। बिल गेट्स को सभी जानते हैं, टेस्ला को सभी जानते हैं भाई, है ना। टेस्ला के मालिक जो है एलन मस्क, है ना, इनको भी सभी जानते हैं, है ना। ये सब छुपे हुए रहते ही नहीं है, रह भी नहीं सकते। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द ओडिसिटी ऑफ होप, चेंज वी कैन बिलीव, ये सभी के सभी पुस्तक भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा साहब का है। बिकमिंग द लाइट वी कैरी, ये बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अलावा अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा जी की पुस्तक है ना। वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है ना। अनगार्डेड एन ऑटोबायोग्राफी, मिताली राज जो है ना भारतीय महिला क्रिकेटर जो अब संन्यास ले चुकी हैं, है ना। पिछली साल वाला यानी 2021 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, है ना। तो ये जो है आपके अनगार्डेड के जो है लेखिका हैं, इनके ऑटोबायोग्राफी है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में क्या है ना। व्हाट इज द ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो इसमें हैलोजन को रखा गया है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे जो उदग्र हैं, जो वर्ग हैं, ये आपका इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 18 हैं, ठीक है। और ये जो लेटा हुआ पार्ट है ना, ये वाला रो जिसे आप बोल सकते हो कंप्यूटर के भाषा में, तो ये 7 हैं, इसे आवर्त कहते हैं और इसे हम वर्ग या समूह कहते हैं जो 18 है, ठीक है। तो हैलोजन को जो है सेकंड लास्ट वर्ग में रखा गया है, 17 में रखा गया है। तो बात आता है 18 में क्या है, तो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होता है भाई, हीलियम आर्गन क्रिप्टन हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन नियॉन भी होता है ना। ये सब आपके जो है इनर्ट गैस हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैलोजन है इसमें क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। जिसमें से फ्लोरीन जो है ये विद्युत के सबसे बड़ा ऋणात्मक है। विद्युत के सबसे अधिक ऋणात्मक क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह किसके पास है, क्लोरीन के पास है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन के पास है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, दादा मौसले हैं। ये तो बता चुका ना कि 7 आवर्त 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो डिपेंड है परमाणु के बढ़ते हुए क्रमांक पर, यानी परमाणु क्रमांक पे। जो पहले वाला आवर्त सारणी था वो आपका परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में मात्र 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, जिसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है आपका उपधातु है ना, जैसे सिलिकम, जर्मेनियम जो उपधातु है वो वाली, ठीक है। इसके अलावा तानसेन सम्मान 2022 के विजेता कौन है, हु आर द विनर्स ऑफ तानसेन सम्मान 2022? सबसे पहले तानसेन सम्मान कौन देता है, एमपी का सरकार देते हैं। तानसेन भाई अकबर के दरबार में दरबारी थे, इनका नाम रामतनु पांडे था ओरिजिनल, है ना। नित्यानंद हल्दीपुर मुंबई ये बांसुरी वादक है, इनको दिया गया है तानसेन सम्मान 2022। तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 में हुआ था, यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान 2022 के विजेता ज्ञान चतुर्वेदी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईएम सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ईएम सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो घाटम प्ले करते हैं। अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है, तो सुरबहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। राहुल शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी के सभी संतूर से संबंधित हैं। अमजद अली खान, उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमित गोस्वामी, विश्वजीत राय चौधरी, उस्ताद हाफिज अली खान, दौलत खान, ये सभी के सभी जो हैं आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, तो सरोद से संबंधित हो जाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था। देखिए बाबर की जो 4-5 लड़ाई है इंडिया में, ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक में भी नहीं हारा, है ना। तो द
फेमस बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड हुम। तो भाई बाबर एंड हुम, तो ये हुम कौन है? तो ये हुम है आपका मेदिनी राय, है ना। बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में जो आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए खानवा का युद्ध 1527 में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजय हो जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है इसी लड़ाई के तहत, और सल्तनत की समाप्ति हो जाती है 5 वंशों के बाद। तो इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की विजय होती है। बाबर और महमूद लोदी 1529 में एक युद्ध लड़ते हैं, घाघरा का युद्ध, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर फरगना के शासक थे, है ना, तो ये आपका 1494 में फरगना के शासक बने थे, मात्र 12 साल की उम्र में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर की मकबरा काबुल में है। बाबर बाबरनामा के खुद लेखक हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा हैं। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। कलंदर कहा जाता है बाबर को, ये बात भी ध्यान रखना है। काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है? काराकोरम रेंज इन पार्ट ऑफ व्हिच हिमालय? तो भाई ट्रांस हिमालय का पार्ट है आपका काराकोरम। मैंने आपको हिमालय के सभी पार्ट नदी के आधार पर और विस्तृत रेंज के आधार पर भी बता चुका है अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान। अब आप ध्यान नहीं दोगे तो इसमें आपकी गलती है। ट्रांस हिमालय में कैलाश, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणियां पाई जाती है। अब जो भैया जो इसके हिमालय हैं, तो आपको देखने से नहीं पता चल रहा है कि भाई काराकोरम इधर K2 जो है ये काराकोरम साइड में है, तो मैं इसे मार दूं ट्रांस हिमालय, तो इतने से याद रखने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, हिमालय को जो है 4 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, है ना, या फिर जो है आपका लघु मध्य हिमालय, शिवालिक। देखिए ट्रांस हिमालय एक अलग है जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हम परा हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय एक अलग हिमालय पार्ट है, और शिवालिक जो है इसे उप हिमालय भी कहते हैं। ये जो है हिमालय का सबसे बाहरी पार्ट है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नदियों के आधार पर भी हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है, हमने नहीं, वैज्ञानिक बांटा है भाई, है ना। तो ये जो है 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आपका जो है पंजाब हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय के हैं, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। ये नदी के आधार पे कैसे बांटा गया है? तो मैंने बताया है कि भाई पाकिस्तान के किनारे सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो के किनारे, तो हम पाकिस्तान के साइड से स्टार्ट करेंगे, सिंधु से सतलज आ गए हम पंजाब नदी के, पंजाब हिमालय में। ठीक है, इसके अलावा सतलज से काली कुमायूं हिमालय, अब हम काली से तीस्ता हम आ गए नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग हम आ गए असम हिमालय, इसे ना। इसके अलावा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? तो जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर हुई तो भाई हिमालय प्लेट जो है पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय पर्वत के जगह पे प्राचीन काल में जो है टेथिज सागर हुआ करता था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है ना, न्यू फोल्डेड माउंटेन का जो है ये आपका उदाहरण है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? which one of the following is not a part of the western घाट या वेस्टर्न रीजन? तो भाई ये जो है आपका महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट का भाग है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कहते हैं, यानी जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे लगभग मिल जाती है उसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। महादेव पहाड़ी सतपुरा रेंज की पहाड़ी है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। तो सतपुरा रेंज कहाँ आ गया? MP के साइड में आ गए, तो ये पश्चिमी घाट कहाँ ले जा रहा है उसको, है ना। पश्चिमी घाट की चोटी कौन सा भाई? अन्नामलाई, दोदा बेटा, कालसूबाई, इलायची पहाड़ी, कार्डेमम हिल। देखिए ये जो कालसूबाई है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जो आपका केरल राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है, और केरला मतलब पश्चिमी घाट रीजन की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहीं से कृष्णा वगैरह नदी जो है, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सभी नदी जो है पश्चिमी रीजन के नदी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? एट इन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आर द विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड? तो भैया 4 वर्षों पे मेन वाली ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों ही 4 वर्षों के अंतराल पे गैप पे ही किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 वर्षों के अंतराल पे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था। भारत जो है 1900 वाली से भाग लिया था, पेरिस वाले से। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ। 2024 में जो है आपका कहाँ पे होगा? तो ये होगा जी आपका पेरिस के अंदर, है ना। 2000 जो आपका 12 में हुआ था ये 30वां था, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो 16 में 31वां, अब 20 में हो गया 32वां,
32वां और 24 में होगा 33वां, क्योंकि आज इसी पे क्वेश्चन सीरियल में पूछ दिया था कि 32वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। ठीक है, तो क्रम हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा पिछला शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये बीजिंग में हुआ था। आगामी जो होगा ये आपका कहाँ पे होगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। अच्छा नीचे ही लिखा है क्योंकि मैंने परसों बताया था, ये है ना, ये इटली के मिलान में होगा और कॉर्टेना में होगा। ठीक है, मोहम्मद आरिफ जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग वाले में भाग लिए थे, स्कीयर हैं और जो है कोई पदक नहीं प्राप्त करते हुए ये शायद 48वें स्थान पे थे, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 48वें स्थान पे या 44वें स्थान हासिल किए थे, है ना। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह न केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, संपूर्ण जो है नवरात्रि में 9 रातों के त्योहार देवी के 3 स्वरूपों में पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये देवी जो है, ये 3 देवी कौन कौन है जिनमें झिझिया नृत्य इनके जो है सम्मान में किए जाते हैं। तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, है ना। मैंने बता रखा है कि भाई नवरात्रि के अवसर पे जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर लोग बतुकम्मा मनाते हैं, उसी प्रकार से बिहार के अंदर झिझिया मनाते हैं, है ना। और आपका जो है गुजरात वगैरह के अंदर गरबा डांडिया खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की पूजा होती है। नवरात्रि के मौके पे तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन होता है जो आपका देवी गौरी को समर्पित है। जात्रा गंभीरा बिरिटा ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, नौखाई त्योहार, गोटीपुआ नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ये सभी के सभी जो है ओडिशा से संबंधित है। इसके अलावा उभयचर जगत के प्राणी में कितने चेंबर वाली हृदय पाई जाती है? हाउ मेनी चेंबर्ड हार्ट इज फाउंड इन द एनिमल ऑफ एम्फीबियन वर्ल्ड? तो 3 चेंबर वाला, उभयचर में 3 चेंबर वाला, पक्षी में 4 चेंबर वाला, स्तनधारी में 4 चेंबर वाला, है ना। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। मत्स्य यानी जो मछली जगत है उसमें 2 चेंबर वाला, ठीक है। तो मत्स्य जगत में 2 चेंबर वाला, 1 निलय 1 आलिंद। स्तनधारी में 4 चेंबर वाला, 2 निलयन 2 आलिंद। रेप्टेलिया में 3 चेंबर वाला, लेकिन परंतु मगरमच्छ जो है ना अपवाद है। रेप्टेलिया मतलब रेंग के चलने वाला, मगरमच्छ में 4 चेंबर वाला हृदय होता है, ध्यान रखेंगे। मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। कार्डियो शब्द जहां भी आ जाएगा तो समझ जाइए कुछ ना कुछ हृदय से संबंधित है, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये हृदय से संबंधित है ना। ट्रेडमिल टेस्ट और हार्ट पर ट्रांसप्लांट भी होती है भाई आजकल। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था 1967 में, है ना। कहां पे? साउथ अफ्रीका के अंदर 3 दिसंबर 1967 को। हृदय के अंदर धमनी है ये शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है और सिरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। फुफ्फुसिये में जस्ट उल्टा हो जाता है। फुफ्फुसिये धमनी में जो है अशुद्ध रक्त आती है और फुफ्फुसिये सिरा में, चूंकि सिरा में तो अशुद्ध आता है लेकिन फुफ्फुसिये सिरा में शुद्ध आएगा, ठीक है। इसके अलावा हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ये तो सभी अभी मैंने बात कर लिया। कार्डियो शब्द ही इससे जुड़ा हुआ है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? हु केम एज द चीफ गेस्ट ऑन द ऑकेजन ऑफ 74th रिपब्लिक डे? तो अब्दुल फतह अल सीसी जो है ये 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आए थे, ठीक है। प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुकर्नो इंडोनेशिया से आए थे। 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कोई भी अतिथि नहीं आया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है आपका प्रथम जो हम लोग गणतंत्र बने थे, माफ कीजिएगा, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लिखा ठीक है, बोला गया उल्टा। इसके अलावा संविधान सभा का जो ढांचा है ये किससे बना था? कैबिनेट मिशन 1946 से। ये 3 सदस्यीय टीम थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टोफर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे, मतलब सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया अंडर T20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो ये आपका अमित पंघाल है। अमित पंघाल ये कहां पे हुआ था? ये आपका बुल्गारिया में हुआ है ये वाली प्रतियोगिता। यहाँ पे जो है प्रथम बार जो है आपने गोल्ड जीता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अब मैं 4th शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आऊंगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त वगैरह में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिनको भी एग्जाम देना है वो कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है।